अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एक के बाद एक सियासी पत्ता फेंकती चली जा रही है। पहले बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी, जिसके नतीजे में हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने निहत्ते मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई। जाहिर है हुकूमत पर यह बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी साख पर तो सवालात उठ रहे हैं। और अब बानी पीटीआई ने अपने मुतालबात पूरे ना होने पर 14 दिसंबर को सिविल लाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया है। अगर ये तहरीक चलाई जाती है और इसके तहत मजीद एहतजाज भी किए जाते हैं तो हुकूमत जो पहले ही डी चौक क्रैकडाउन पर सफाइयाँ दे रही है उसको मजीद दिफाई पोजीशन पर आना पड़ सकता। और यही वजह है कि हुकूमत ने यह फैसला किया कि वो बानी पीटीआई के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाएगी। हुकूमत ने इस हवाले से बड़ी कार्रवाई का मंसूबा तैयार कर लिया है, जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने वजारत दाखिला को वफाकी काबीना के लिए समरी तैयार करने का टास्क दिया है और ज़राए का कहना है कि काबीना की मंजूरी के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया जाएगा। मंसूबे के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में ट्रायल चलाने की तैयारियां की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात हैं, जबकि FIA साइबर क्राइम विंग ने बानी पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। बानी पीटीआई के खिलाफ ट्रायल पाकिस्तान पीनल कोड के चैप्टर 6 और 9A के तहत चलाया जाएगा। पाकिस्तान पीनल कोड की दीगर मुतल्लिका सेक्शंस के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। CRPC के सेक्शन 196 के तहत कंप्लेंट फाइल करने के लिए काबीना की मंजूरी दरकार है। और अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद वजीर आजम के किसी भी फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ बानी पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी चलाने की इजाज़त देते हैं तो फिर इस एतबार से उनके पास फैसले को कहीं भी उनके इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। और अलबत्ता तहरीक इंसाफ इस फैसले को अदालती महाज पर ज़रूर उठाएगी, जिसके बाद एक नया आईनी बहरान भी जन्म ले सकता है। लेकिन हुकूमत की इस तैयारी से तो यही लगता है कि वो अब मजीद इंतशार से बचने के लिए बानी पीटीआई के गिर्द मजीद घेरा तंग करने का इरादा रखती है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ हर वो कदम उठाने का इरादा रखती है जिससे वो किसी तरीके से हुकूमत को दबाव में ला सके। यही वजह है कि उमर अयूब आज पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं, इंसान हो या फरिश्ते मुज़ाकरात करेंगे और मुतालिबात ना माने तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। दूसरी जानिब हुकूमत ये तासुर दे रही है कि उसको सिविल नाफरमानी की तहरीक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हम इनको इंतशार नहीं फैलाने देंगे। दौड़ क्यों लगाई, भागी क्यों मौके से? ये सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है ये मजे का खेज है और शर्मनाक है। अब जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, तुम लोग दुम दबा के भागे हो। ये बड़ी बदकिस्मती है और ये इंतशार करना चाहते हैं, इंतशार नहीं करने देंगे। तो मेरा जाती राय है कि हुकूमत को उनको ये करने देनी चाहिए ताकि जितनी भी धमकियां हैं वो इस्तेमाल करने। एक्सपोज हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मजीद एक्सपोज हो जाएंगे, फिर अल्टीमेटली उनके पास किस किस्म की भड़कें मारने का भी कुछ जवाब बात। अब हुकूमत तो ये तासुर दे रही है जैसे सिविल नाफरमानी की तहरीक उसकी राह में मसाइल नहीं डाल सकेगी, जबकि अलीमा खान ये इंकशाफ कर रही हैं कि डी चौक एहतजाज भी हुकूमत को महंगा पड़ा है। बाबर से और बाकी जगहों से लोग आना शुरू हो गए एहतजाज के लिए, तो उस वक़्त हुकूमत पैनिक कर गई और जल्दी उन्होंने बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को जेल में भेज दिया। उन्होंने कहा था खुदा के लिए संजानी में बैठ जाओ, हम आपसे वादा करते हैं कि 20 दिन में आप इमरान खान को छोड़ देंगे। इतने ज़्यादा लोग आ रहे थे कि उनको ख्याल था कि कोई आएगा नहीं। जब उन्होंने लोग आते देखे तो उससे वो खौफजदा होके उन्होंने ये ऑफर भेजी थी इमरान खान को जेल के अंदर। आज भी बानी पीटीआई अटियाला जेल से पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरशिप के लिए कि सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक तो चलेगी, अगर पार्टी के अंदर इससे कोई इख्तलाफ करता है तो बेशक मुस्ताफ़ी हो जाए। लेकिन फैसल वार्डर साहब जो है वो एक स्टेटमेंट और दे रहे हैं और एक खबर दे रहे हैं कि जो उजलत बानी पीटीआई की तरफ से है वो किसी वजह से है। और 14 दिसंबर की जो तारीख वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि 14 दिसंबर को मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में कोई जो ट्रायल है, केस है, वो कंक्लूड भी होने जा रहा है। फैसल वार्डर साहब क्या कहते हैं जरा वो भी आपको दिखाते हैं। फरमानी करेंगे, नाफरमानी के अंदर पहले भी इमरान खान साहब ने बनी गाला के बिल भरे, अब भी भरेंगे। बलून में से हवा इसलिए निकल जाएगी कि जो आदमी रेमिटेंसेस भेज रहा है, फॉरेन पैसे भेजता है, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए मेहनत करके वहाँ यहाँ भेजता है। पाकिस्तान का नुकसान करने की बात अगर कोई करेगा कि आगे हम एक दीवार की तरह खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी हो। और 14 तारीख की डेट इसलिए डिसाइड की है क्योंकि उनके हिसाब से फैज हमीद साहब लीगल प्रोसीडिंग्स है वो उसके बाद होनी, तो अपनी तरह से प्रेशर टैक्टिक कर रहे हैं, लेकिन उनको बता दूंगा उन्होंने गलती कर दी है, वो 14 से पहले ही हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा मेंबर कोर कमेटी अबूजर सलमान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अबूजर सलमान न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सिविल डिसोबीडियंस के हवाले से जो है वो फैसला कर चुकी है, मूव चला रही है। डी चौक में जो कुछ हुआ अभी तो वो आपके गले पड़ा हुआ है, मुकदमात बन रहे हैं, वफाकी काबीना से कुछ अप्रूवल्स
वफाकी काबीना लेने जा रही है, जिसके बाद मजीद सख्तियां बढ़ेगी, तो आप मजीद इसके बाद जो सख्तियां हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं? जी देखिए, जहां तक कोर कमेटी का फैसला है या पूरी बल्कि पार्टी का जो फैसला है, देखिए पार्टी तो हमेशा आइन और कानून पे यकीन रखती है और जो भी रास्ता आइन और कानून प्रोवाइड करता है हम उसके तहत आगे चलने को तैयार हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप हुकूमत वक्त का रवैया देखें, हुकूमत बिल्कुल एक जमहूरी हुकूमत की तरह एक्ट नहीं करी, और वो बात समझ भी आती है क्यों नहीं करी, क्योंकि ये लोग एक स्टोलन मैंडेट या एक चोरी किया हुआ मैंडेट है, उसके तहत मुसल्लत किए गए। ये रजीम एक आर्टिफिशियल रजीम है, ऑर्गेनिक नहीं है। दिस इज द रीजन इनका जो एक रवैया है वो एक जाबिर हुक्मरान जैसा है, एक फाशिस्ट फस्ताई हुकूमत जैसा है। ये फोर्स पे यकीन रखते हैं, वायलेंस पे यकीन रखते हैं, ये सीरियस बातचीत पे यकीन नहीं रखते। और अगर हमने बात भी करनी है, हमने सिर्फ एक बात करनी है इनसे कि आप इस मुल्क की जुडिशरी के अंदर जो आपने इंटरवेंशन की है, इंटरफेरेंस की है, उससे दूर रहें। आप इस मुल्क के इलेक्टोरल प्रोसेस को इंडिपेंडेंटली चलने दें। आप इसके मुल्क के पार्लियामेंट को फाल करें और पार्लियामेंट को सही तरीके से चलाएं। अभी तक जो ये 3 इंस्टीट्यूशंस है, इस पे तो यही लगता है कि कब्जा हो चुका है। ये ख्वाहिशात के मुताबिक चल रहा है, किसी के ख्वाब के मुताबिक चल रहा है। नहीं साहब, ये हफ्ता तो बड़ा क्रूशल है, बड़ा डिसाइसिव है, क्योंकि इस हफ्ते में आईनी बेंच के सामने बड़े इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए हैं। आप सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल वाला मामला आज देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट में फिर 8 फरवरी के इंतखाब का मामला 11 दिसंबर को डिस्कस होने जा रहा है। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को जो चैलेंज किया गया वो मामला आईनी बेंच के सामने होगा। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? एक तरफ फेडरल कैबिनेट है, वो तहैया किए हुए है कि केसेस का इंदराज होगा, मजीद केसेस बनाए जाएंगे ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, और दूसरी तरफ कोर्ट में आईनी बेंच के सामने 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो केसेस लगे हुए हैं। तो क्या आप देखते हैं कि वो जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी सुप्रीम कोर्ट में थी वो भी स्क्वीज हो जाएगी, कम पड़ जाएगी, और इधर से मजीद मुकदमात बनेंगे तो सख्तियां तो बढ़ जाएंगी? सर देखिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। देखिए, पहले तो ऐसे होता था कि अगर कोई ऐसे हो के अदालतों में इनको इंटरफेयर करना पड़ता था, जजों को डराना पड़ता था, धमकाना पड़ता था अपने फैसले लेने के लिए, खासकर हाई कोर्ट के जजेस को। जब से आईनी तरमीम पास हुई है, ये 26वीं, उसके बाद तो अब जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने हैं, तो मेरे ख्याल से इनको अब वो करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बनाया है और जिस तरह से जजेस को अपॉइंट किया है और जिस तरह के जजेस को अपॉइंट किया है, अब तो हुकूमत को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखें, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का बैठा है, मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। और उम्मीद इस वजह से नहीं है, वो आपने मिलिट्री कोर्ट्स के केस में देख लिया, अब बाकी केसेस में भी आप देख लेंगे, क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन ही प्रॉब्लमेटिक है। इसके अंदर वो जजेस बैठे हैं जिन्होंने कभी आइन और कानून पे केसेस सुने नहीं है। जो आपके मुल्क के आइन कानून के केसेस सुनने वाले जजेस हैं, वो इस वक्त बाहर बैठे हैं, वो समझे कि क्रिमिनल केसेस, फैमिली मैटर्स के केसेस सुन रहे हैं, जिनको पूरी दुनिया जानती है कि आइन और कानून पे केसेस सुनते हैं, इनके फैसले को कोर्ट किया जाता है। यानी आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी नाउम्मीद हैं? हुकूमत तो ऑलरेडी जितना प्रेशर बढ़ा सकती है बढ़ा ली है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी अदालतों से भी पीटीआई नाउम्मीद होकर बैठ गई है, हुकूमत भी जो है वो दबाव बढ़ाएगी। तो फिर पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या हैं? What options are you left with? मुझे इस आईनी बेंच से कुछ नजर नहीं आ रहा कुछ मिलते हुए, क्योंकि जिस तरह का ये बना है, जिस तरीके से अमेंडमेंट पास हुई है, ये बिल्कुल मेलाफाइड अटेम्प्ट थी इस मुल्क के आइन पे कब्जा करने की कोशिश, जुडिशरी पे कब्जा करने की, और ये इसमें कामयाब हो गए हैं। इसी वजह से रोक रहे हैं। अगला लाएअमल क्या होगा? देखिए, लाएअमल यही है, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हम वही एक्सरसाइज करेंगे। मैं वकील हूं, लेकिन मुझे अपनी अदालतों की तरफ देखते हुए शर्म आती है कि मेरी अदालतों को क्या हो गया, अदालतें फैसला नहीं कर पा रही। जो जजेस आइन कानून के साथ खड़े हुए थे वो इस वक्त इग्नोर हुए हैं। अब हम जो खान साहब करेंगे उसके तहत तो भी मूवमेंट होगी, जिस तरह हमने प्रोसीड करना हम करेंगे। आवाज उठाते के खिलाफ वो हम खामोश होंगे, वो हम हर जगह उठाएंगे। देखिए, 14 दिसंबर की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है और फैसल वाडा साहब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि साबिक डीजीआई जनरल फैज हमीद का जो केस है वो कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहा है। तो क्या ये 14 दिसंबर का दिन इंपॉर्टेंट देखते हुए आप ये जो एहतजाजी हिकमत अमली है उसको मजीद तेज कर रहे हैं? देखिए, जहां तक जनरल फैज हमीद साहब का ट्रायल है, मुझे तो नहीं पता। मैंने तो यही सुना था, जब ये प्रोसीडिंग्स होती हैं बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो फैसल वाडा साहब अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनसे ये पूछना तो चाहिए, उनको कैसे पता होता है किसी भी केस का फैसला
या आने से पहले। अब वो इतने बड़े ज्योतिषी तो है नहीं कि उनको पहले से पता हो क्या इंफॉर्मेशन किस तरह उनके पास लीक हो रही है। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, ये एक सेंसिटिव इश्यूज है, तो इस वजह से इन पे कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी हिकमत अमली बड़ी क्लियर है। अभी हमने स्टेप वाइज एग्जीक्यूट करना है प्लान, जो भी खान साहब ने बिल्कुल एक प्लान दिया है। अभी उस पर स्ट्रैटेजी जो हमारी है वो बन रही है। हमने जिस तरह उसको एग्जीक्यूट करना है, किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें हमारी वो मूवमेंट का हम सारा प्लान कर रहे हैं। लेकिन अभी ये सारी चीजों पे डिस्कशंस हो रही हैं। अभी क्लियर कट मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता कि किस दिन क्या होगा, लेकिन चीजें हैं। जाहिर बात है हम खाली हाथ जो तो नहीं बैठेंगे। सिविल डिसोबीडियंस की जो आपने धमकी दी हुई है और इंडिया दिया हुआ है कि ये सिविल लाफरमानी की तहरीक चलाई जाएगी, ओवरसीज रेमिटेंसेस भेजना छोड़ दें, आपको लगता है कि ये चैन से मुक्तदरा इसको हजम कर लेगी? वो तो दे कम बैक स्ट्रांगली, वो तो बड़े जो काउंटर करेंगे बड़ा स्ट्रांग अंदाज में, और गिरफ्तारियां और ये पकड़ धकड़ तो शुरू हो गई है। तो आपको लगता है कि आप उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएंगे? देखिए, जहां तक गिरफ्तारियों की बात है ना, उससे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब नहीं डरती। पिछले 2 साल में जो तहरीक इंसाफ जिस तरह सलूक हुआ है उनके साथ, उनसे FIR से लेके क्या नहीं हुआ, लोग अगवा हुए, लोगों पर तशद्दुद किया गया, हर चीज की गई। तो तहरीक इंसाफ को अब ट्रेनिंग मिल गई है, उन्होंने किस तरह इस हालात से डील करना है। जहां तक देखें सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की बात है, ये लोग वो नालायक हैं, कम अकल हैं, जिनको इस चीज की समझ नहीं आती कि ये कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी है। ये एंटी स्टेट एक्टिविटी नहीं है। सिविल डिसोबीडियंस की अगर पूरी तारीख देख लें आप, अभी तक दुनिया में जितनी आई, वो गांधी की थी, वो वुमेन पॉलिटिकल राइट्स, वोटिंग राइट्स की मूवमेंट थी, मार्टिन लूथर की थी। उनका मकसद सिर्फ एक था कि अगर कोई ऐसी चीज है जो बुरी है, जो इनजस्टिस की निशानी है, ऑपरेशन की निशानी है, उसके खिलाफ आपने स्ट्रगल करना है और आपने दुनिया को बताना है अपने कि ये इंसान लेकिन अबू ज़र सलमान, ऐसा मिलिट्री प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना और इस तरह का प्रोपेगेंडा करना या एंटी स्टेट एक्टिविटी के अंदर ये मामला नहीं आता है कि आप अपनी फोर्सेस को मिलाइन कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट ट्रेंड्स बना रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं जो बहुत एंटी स्टेट है? ये भी एंटी स्टेट नहीं? मुझे आप कोई स्टेटमेंट बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की, किसी की, जिसमें उन्होंने कहा होगा कि आपने ये प्रोडक्ट जो है इनको नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम कर रही है सर। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि सलमान राजा साहब की कोई ऐसी स्टेटमेंट है, कोई गौहर साहब की कोई स्टेटमेंट है, असद कैसर साहब की स्टेटमेंट है? डिसोन करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को? नहीं, मैं डिसोन तो सोशल मीडिया को बिल्कुल नहीं करूंगा। सोशल मीडिया हमारी जान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी कंपनी की हो, ये खरीदना एक कंज्यूमर की अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस होती है। इस पे आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते आप ये चीज ना करें या चीज ये ना खरीदें। तो ये बड़ा एक पेचीदा सा सवाल है कि ये चीज करें, ये चीज नहीं करें। लेकिन मोटिवेट कर रहे हैं ना उनको, बात ये है जी, सॉरी, आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं ना, आप कंज्यूमर को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो ये ना करें। देखिए, ये अभी कंज्यूमर की अपनी चॉइस है, ठीक है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता। ये कोई आर्टिफिशियली ग्रोथ मीडिया नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। ये जो लोग जिस तरह फील करते हैं, उस तरह अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं या अपना जिस तरह वो एक फ्रस्ट्रेट होते हैं, जो अपना कैथारसिस होता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है लोगों की स्टेटमेंट से। ये सोसाइटल इशू है, तो इस तरह टारगेट कर देना जी ये बड़ा एंटी स्टेट है, ये बड़ा बुरा है, ये गलत अप्रोच है। इस वजह से मेरे ख्याल से हमें इसको बड़े पेचीदगी से देखने की जरूरत है कि ये हम जिस तरह चल रहे हैं। लेकिन जहां तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात है, वो हम ये नहीं करें कि हम पूरी स्टेट को उड़ा के रखते हैं कि हम आइन को नहीं मानते, हम कोई तालिबान है या कानून तोड़ देंगे, आइन तोड़ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई चीज अनजस्ट है, ऑपरेसिव है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और बिल्कुल उठाएंगे। जो अभी इसको फर्दर अभी हमने तय करना है, इसकी मोडालिटीज क्या होंगी, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। लास्टली अबू ज़र साहब, देखिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ऑन ग्राउंड आपको यूनिटी चाहिए और वो यूनिटी नजर नहीं आती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर। अभी ज़ाहिर है हलीमा खान साहिबा कोई बात कर रही हैं, बुशरा बीबी कोई बात कर रही है, संजानी के हवाले से वो ये कहती है कि ये कहा गया था कि आप बैठ जाइए वहाँ, तो 20 रोज़ में बानी PTI इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट्स और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और फिर पब्लिक डोमेन में आके जिस तरह की गुफ्तगू होती है, तो इससे लगता नहीं है कि PTI बहुत यूनाइटेड है एज फार एज लीडरशिप इज कंसर्न। देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी आपके घर का बड़ा जो होता है वो घर में मौजूद ना हो, तो बाकी जो बच्चे होते हैं ना, उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। खान साहब अगर जेल में ना होते, बाहर होते, तो आपको ये बिल्कुल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस तरह क्लियरली पब्लिक में नहीं नजर आता।
मैं मानता हूं ये नहीं होना चाहिए कि पब्लिकली आपके डिफरेंसेस हों, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह नहीं है। हमारी डायनेस्टी नहीं है, ना हम बादशाहत पे चलते हैं। यहाँ पे खान साहब हमारे लीडर हैं, उसके बाद तकरीबन सब बराबर होते हैं। तो हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन होता है, लोग इससे डिसएग्री भी करते हैं। ये मेरिट बेस्ड पार्टी है, तो यहाँ पे फिर डिफरेंसेस आते हैं। और खान साहब जेल में, तो ये एक नेचुरल सी चीज है। लेकिन जब कोई कॉमन ऑब्जेक्ट आता है, जब हमारा कोई कॉमन प्रॉब्लम आता है, तो पार्टी इज ऑलवेज यूनाइटेड और हम लोग एक चीज पे साथ ही खड़े होते हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी में लड़ाई है। इस हद तक लड़ाई है कि हम लोग अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव भूल जाएं। सलमान न्याजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी मेंबर, रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उलमा आमने सामने हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला, उलमा की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस मामले को टेकअप करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हुकूमत को एक तरफ तहरीक इंसाफ की जानिब से मज़ामत का सामना है, तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत को पीपल्स पार्टी और JUIF की नाराज़गी का सामना भी करना पड़ रहा है। पिछले कुछ रोज़ से पीपल्स पार्टी और हुकूमत में भी बहुत फासले बढ़ चुके हैं और इन फासलों को मिटाने के लिए पीपल्स पार्टी की नेशनल इशूज़ कमेटी ने हुकूमत से राब्ता करने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी की कौमी इशूज़ कमेटी कल हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी और अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत में मामला तय होते हैं नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सियासत कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद सदर ममलिकत के दस्तखत ना होने पर सख्त नाला दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ पेशावर में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब सारी चीज़ों पर इत्तफाक हो गया था तो फिर इस बिल पर क्यों नहीं किए जा रहे, और आज कल ये स्टांस खासा सख्त था, आज इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी नजर आई। यानी JUIF ने आज बिल मंजूर ना होने की सूरत में हुकूमत के खिलाफ बड़ा कदम उठाना था, जो फिलहाल 17 दिसंबर तक टल गया है। लग ऐसा रहा है कि जैसे उलमाए कराम का दबाव मौलाना फजलुर रहमान पर पड़ रहा है। अब जिस बिल पर JUIF और हुकूमती इत्तेहादियों में डेडलॉक है, उस बिल के मकसद पर बात करें तो उस बिल का बुनियादी मकसद मजहबी इदारों को एक रस्मी कानूनी और इंतज़ामी निज़ाम के तहत लाना है, ताकि शफाफियत, जवाबदेही और निगरानी को यकीनी बनाया जा सके। ताहम इस बिल को मुख्तलिफ कानूनी और जो दायरा कार से मुतालिक चैलेंजेस हैं उनका सामना है, जिन्होंने इसकी मंजूरी की राह में रुकावटें पैदा की हैं। इस बिल में मदारिस की रजिस्ट्रेशन और उनके माली हिसाबात को रेगुलेट करने की तजावीज़ शामिल है, जिस पर मुख्तलिफ मजहबी गिरोहों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। सदर आसिफ जरदारी ने भी इस बिल पर कानूनी एतराज़ात उठाए हैं और इसकी कानूनी हैसियत के हवाले से अबहाम का जिक्र किया है, ख़ासतौर पर रजिस्ट्रेशन के दायरा कार के हवाले से गैर वाज़ेह निकात, और ये कि आया ये बिल मौजूदा कवानीन को मुस्तरद करेगा या फिर इनके साथ ज़म होगा। अहम मसाइल में शामिल है पाकिस्तान में मदारिस की रजिस्ट्रेशन सूबाई तालीमी वजारतों के तहत आती है और बिल में ये वजाहत शामिल नहीं है कि मौजूदा सूबाई कवानीन को ये कैसे मुतासर करेगा। इस्लामाबाद में मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए पहले से 2 कवानीन मौजूद हैं, लेकिन नया बिल इन कवानीन के साथ मुताबिकत या इनकी जगह लेने के बारे में भी खामोश है। अब ये रिजर्वेशंस हैं प्रेसिडेंट ऑफिस के, लेकिन साथ ही आज उलमाए कराम की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें भी मौलाना फजलुर रहमान के एतराज़ात गैर मुनासिब या नाजायज़ करार दिया गया है। इस वक्त जमीयत उलमाए इस्लाम फे के मरकजी रहनुमा साबिक गवर्नर KP के हाजी गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी गुलाम अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने उलमाए कराम की गुफ्तगू सुनी, वो तो कहते हैं मौजूदा निज़ाम को बरकरार रखा जाए। उन्होंने तो डिसोन किया है मौलाना फजलुर रहमान को कि वो तो हमारे नुमाइंदे है ही नहीं, मदारिस को रिप्रेजेंट करते ही नहीं है। तो ये मामला आप सदर ममलिकत से प्रेसिडेंट ऑफिस से निकल के अब तो मजीद तनाव की सूरत इख्तियार कर गया है, जिसमें उलमा खुद निकल कर सामने आ गए। इस्लाम रोज़ अव्वल से आईन, कानून और रियासत के साथ खड़ी है। हमने कभी भी ऐसा कोई एक्शन या वो नहीं की जो रियासत आईन के खिलाफ हो। ये जो चीज अप्रूव हुई है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और PTI ने मिलकर एक ड्राफ्ट पे इत्तेफाक किया था। बाद में चूंकि PTI का चेयरमैन जेल में है तो उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं कर सकते, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम जो कि 54 शिके थी, वो जब 22-23 पर आ गए तो उस पर ये एग्री थी। अच्छा, फिर इसको हम उलमा आपस में लड़ने के हक में नहीं हैं। जिनको फीड किया गया या जिनको चैनलों पे लाया जा रहा है,
अगर इनसे ये कहते हैं ना कि अगर इनसे ये पूछे कि आप अपना कोई मदरसा बता दे, तो आप जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं उस इलाके में देख ले कि ये इनका कोई एक मदरसा है। घर पे बोर्ड लगा के मदरसे के नाम दे के 2 तलबा ना हो, हम इस पर नहीं जाते। हम ये कहते हैं कि जो तरमीम हमने शामिल की और जो तरमीमात गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग कर रही थी, तो इस पर एक इत्तेफाक राय पैदा हो गया था और मौलाना फजल रहमान साहब को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये मसौदा आईनी तरमीम कर दिया। नहीं, लेकिन यही तो सवाल है सर कि काबीना ने मंजूर कर लिया, कौमी असम्बली में आ गया, सेनेट में मामला हल हो गया, सदर मुमलिकत के हाँ ये मंजूरी क्यों नहीं पा रहा है या वहां पर ये कबूलियत क्यों नहीं है? बुनियादी तौर पर क्या वजह है सर? 2 बातें ये हैं। बुनियादी वजह तो यही बताएंगे सदर मुमलिकत साहब और शहबाज शरीफ साहब। हम तो ये कह सकते हैं कि हमें मदरसा के तलबा जो कि बहुत ज़हीन है, वो कहते हैं कि कैबिनेट और असम्बली में बैठे हुए लोग इस अहल नहीं कि एक चीज पास होकर फिर उस पर कहती है कि ये इस तरह है। यानी ये पूरी कैबिनेट और असम्बली पर एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है और ये पास हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर इत्तेजाज से पास हो जाए तो फिर एक रवायात बन जाएगी कानून साजी के लिए कि हम एहतजाज करें। हम इस मुल्क को आईन और कानून के दायरे में चलाते हैं और हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम मजीद एहतजाजें करें। लेकिन 8 दिसंबर की डेडलाइन दी थी ना आपने कि 8 दिसंबर के बाद दमादम मस्कल अंदर होगा, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। बहुत आपको पता होगा कि कल बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, अगर आपने कवर किया है तो आप देख ले, और तकरीबन 12 बजे शुरू होकर रात का 10 साढ़े 10 बजे खत्म हुआ। असल बात ये नहीं है, हम ये कहते हैं कि हम हमेशा टेबल टॉक के आमी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब आप देख लें, वो सियासत में कभी भी इस तरह अल्फाज यूज नहीं कर सकते, इस तरह सियासत को दुश्मनी नहीं बनाते, इसलिए उसके घर में तमाम सियासी जमातें जाती हैं और उसके दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। और बात करके अगर कोई हमारी कुछ ज्यादती है तो हम भी पीछे हटने को तैयार है। जो हम कहते हैं तो इस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो 54 शिके थी और उसको 22 पर ले आया, तो ये इत्तेफाक राय थी ना। मैं तो एक सियासी कारकुन की हैसियत से मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखकर ये अपील कर सकता हूँ, मुतालबा नहीं, मैं अपील करूंगा कि गवर्नमेंट एक बहुत बड़े कास्ट के लोग जो कि मदारस के जितने तलबा है, मेरे ख्याल हमारे कॉलेजों से ज्यादा हैं, और उनको शाक ना पहुंचाया जाए। हम उनको कौमी दायरे में लाते हैं और ये उसको कौमी दायरे से निकालने की सोच रख रहे हैं। नहीं, लेकिन तो मैं ये सवाल कर रहा हूं ना सर कि ये सोच है किसकी? क्या बीना की सोच नहीं है? कौमी असम्बली में बैठे हुए लोगों की सोच नहीं है? हम तो हुकूमत को कहते हैं। देखिए, हम तो हुकूमत को कहेंगे कि ये सोच इनकी है, वो बता दे कि किसकी सोच है, क्योंकि अप्रूवल इन्होंने दिए है। 3 जो अहम सेक्टर है, कैबिनेट, कौमी असम्बली, सेनेट, इन्होंने पास कर लिया। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस चीज के मेरे ख्याल में जामिन भी है कि, और बहुत ज्यादा उन्होंने इसमें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जैसा कि बांग्लादेश और श्रीलंका में अवामी गैज़ो गज़ब के हाथों बड़े बड़े बुर्ज उल्टाए गए, हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर फरार होना पड़ा। फिर इसी तरह श्रीलंका में राजापक्षे खानदान जो दहाइयों से इक़्तिदार पर बराजमान रहा और इसने मुल्क की वसाइल को बेपनाह लूटा और अवाम को उनके माशी हुकूक से महरूम रखा, उसका नतीजा ये निकला कि उनको अवामी तैश के नतीजे में मुल्क छोड़ना पड़ा। और अब शाम में बशार अल असद का 24 साला इक़्तिदार का सूरज डूब चुका है, और वो भी अवाम के तैश से बचने के लिए अपने अहले खाना के साथ खबर के मुताबिक रूस में चुके हैं। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बशार अल असद मुल्क से फरार होने के बाद मॉस्को पहुंच गए हैं। बशार अल असद की जानिब से HTC नामी तंजीम के खिलाफ कोई मज़ामत नहीं की गई, कोई गोली, कोई तोप चले बगैर बशार अल असद हथियार डालकर मुल्क से राह फरार अपना गए। अरब स्प्रिंग के बाद से शाम में 13 साल की खाना जंगी जारी थी, जब अरब बहार से मुतासर होकर
शाम भर में मुजाहिरीन ने सियासी आज़ादी और करप्शन के खात्मे का मुतालबा किया, जिसके जवाब में बशार अल असद की हुकूमत ने पुरतशद्दुद क्रैकडाउन किया, जिस पर खाना जंगी का आगाज़ हुआ। ये तनाज़ा शिद्दत पकड़ता गया क्योंकि मुतअद्दिद मुखालिफ ग्रुप्स उभरे, जबकि गैर मुल्की ताकतें जैसे अमरीका, रूस, ईरान और दीगर इसमें मुलव्वस हो गई, जिन्होंने बशार अल असद को भरपूर सपोर्ट किया। और खाना जंगी के नतीजे में 3,88,000 से ज़ायद अमवात हुई, जबकि 1,20,00,000 के करीब अफराद बेघर हो गए। बशार अल असद ने अपने ही लोगों को मुल्क बदर किया, अपने ही लोगों को कैद में डाला। अब वेस्ट जर्मनी में 9,72,460 शामी पनागुज़ीन मौजूद हैं। तुर्किया और रोमानिया में महाजरीन की अलग तादाद है और अब बहुत से पनागुज़ीन वापस आ रहे हैं। बशार अल असद के वालिद हाफिज़ अल असद 30 साल तक शाम के इक़्तिदार पर काबिज़ रहे। जब हाफिज़ अल असद का इंतकाल 10 जून 2000 को हुआ, उस वक्त बशार अल असद की उम्र 34 बरस थी और उन्हें सदर बनाने के लिए आइन में तब्दीलियाँ करके सदर के लिए कम अज़ कम उम्र की हद को कम किया गया, जिसके बाद वो सदर मुंतखब हुए, क्योंकि उनके मुकाबले पर कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं था। बशार अल असद ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अपनी आवाम पर जबर और फस्तायत का रवैया अपनाए रखा, जिसकी वजह से शाम की मईशत को भी काफ़ी गज़न पहुँची। यही वजह थी कि वहाँ की आवाम ये चाहती थी कि बशार अल असद इक़्तिदार से उतर जाए, और अब ऐसा हो चुका है। अब सवाल ये है कि बशार अल असद के जाने से खित्ते पर क्या असरात पड़ेंगे। ये खित्ता अहमियत का हामिल है क्योंकि शाम के साथ अमेरिका, इसराइल, इसी तरह जॉर्डन है, इराक है, ईरान का बॉर्डर लगता है। शाम खित्ते के एतबार से अहम मुल्क है। सवाल ये भी पैदा होता है कि बशार अल असद के बाद इस मुल्क की बागडोर कौन संभालेगा। ज़ाहिर है जो जंगजू हैं जिन्होंने बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उल्टा है, वो सियासी लोग नहीं हैं जो इक़्तिदार को संभाल सकें, क्योंकि यहाँ एक सिंगल पार्टी रही है। अगर यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर कोई सियासी जमात या कोई सियासी रहनुमा इक़्तिदार को था तो फिर शाम में खाना जंगी मज़ीद बढ़ सकती है। यानी ये नहीं है कि सिलसिला थमेगा, बल्कि ये सिलसिला यूँ ही ट्रिगर भी कर सकता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। आज का दौर जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और इस दौर में इंटरनेट के बगैर चलने का तसव्वुर करना भी महाल है, लेकिन मुल्क में इस वक्त सारिफीन को इंटरनेट की सुस्त रवी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब IT माहिरीन के मुताबिक इंटरनेट की सुस्त रवी और बंदिश के बायस मुल्क की मईशत को यौमिया अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है, लेकिन इंटरनेट सुस्त रवी की वजह से शोबा शदीद मुतासर है। अब जाहिर है इंटरनेट से फ्रीलांसर्स का शोबा भी मुमकिन। मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने के बायस फ्रीलांसर्स को मिलने वाले काम में 70% तक कमी आ गई है। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रवी के बायस दीगर शोबों की तरह ऑनलाइन काम करने वाले अफराद भी शदीद मुतासर हुए। फ्रीलांसर्स का दावा है कि इंटरनेट की सुस्त रवी से पाकिस्तानियों को मिलने वाले काम में 70% कमी आई है। फ्रीलांसर्स के मुताबिक इंटरनेट की रफ्तार कम होने से उन्हें असाइनमेंट्स वक्त पर देने में मसाइल का सामना है। वक्त पर असाइनमेंट ना देने से कई फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स बंद हो चुकी हैं। दूसरी जानिब इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से डिजिटल मार्केटिंग भी मुतासर हुई है और डिजिटल मार्केट के माहिरीन को खदशा है कि इंटरनेट के मसाइल हल ना हुए तो फ्रीलांसर्स के क्लाइंट बांग्लादेश, भारत या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। फिर इसी तरह ऑनलाइन कारोबार, ऑनलाइन क्लासेस और सफ़र के लिए राइड्स बुक करने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। फूड डिलीवरी, राइडर्स और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस से जुड़े दिहाड़ीदारों को अपना रोज़गार ख़तरे में दिखाई दे रहा है। अब इंटरनेट सुस्त रवी का शिकार होने की वजह से इससे जुड़ी इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो इंटरनेट पर नफरत अंगेज़ मवाद को रोकने के लिए इकदाम ज़रूर करे, लेकिन साथ इस बात को यकीनी बनाए IT शोबे को नुकसान ना हो, क्योंकि इससे जुड़े अफराद मुतासिर हो रहे हैं और मईशत अल्टीमेटली मुतासिर होती है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।